वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे अपना फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट का। इसके अंदर हम ओवरव्यू एंड कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी पर्पस और इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर IS-1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ब्रीफली देखेंगे। और एंड में वो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पर हमारे लिए एग्जाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल हो जाए। सबसे पहले ओवरव्यू एंड कंटेंट्स को देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ओवरऑल अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को देखें तो ये सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट को रिप्रेजेंट करती है। नेट एसेट मतलब इक्विटी, एक एंटिटी की जो इक्विटी होती है उसे आप नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, तो उसका इंक्रीज और डिक्रीज ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। और अगर प्रिसाइजली बात करें तो ये हर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी की बिगिनिंग की अमाउंट, ड्यूरिंग द पीरियड उसमें जो चेंजेस आती हैं, और एंड ऑफ द पीरियड पर उसकी जो अमाउंट है उसको बताते हैं। और ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी से मुराद है जैसे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व या दूसरे जो रिजर्व हमारी इक्विटी का पोर्शन बनते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सेपरेट करती है ऑनर चेंजेस को और नॉन ऑनर चेंजेस को इक्विटी में। किस तरीके से? एक होती है हमारी ट्रांजैक्शंस विद ऑनर्स, जैसा कि इशू ऑफ शेयर्स है, चाहे वो राइट इशू हो या बोनस इशू वगैरह हो, इनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। या रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स है, जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले लेती है, उनको पैसे दे देती है वापस। या जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। आप नोटिस करेंगे कि ये तीनों ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो एक एंटिटी अपने शेयर होल्डर्स के साथ कर रही है, अपने ऑनर्स के साथ कर रही है। लेकिन इक्विटी में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो ऑनर के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं होती। जैसे टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की वजह से इक्विटी में इजाफा होता है, लॉस की वजह से कमी होती है, लेकिन ये ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। ट्रांसफ़र जब हम करते हैं एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में, जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की सूरत में हमारा ट्रांसफ़र होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में। तो एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही होती है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर नहीं होती। या इसी तरीके से जब अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज का इफेक्ट या पिछले साल के जो एरर्स होते हैं उनकी करेक्शन का इफेक्ट IS-8 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो हमारी एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है। सो पर्पज़ और इम्पोर्टेंस पर बात करें अगर हम, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मदद के लिए बनी है। जिस तरह सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अल्टीमेट पर्पस ये है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिसकी बेस पर वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन उस एंटिटी से रिलेटेड और अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कर सकें। तो यहाँ पर भी मकसद ये है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जिनकी वजह से ओवर द अकाउंटिंग पीरियड एक एंटिटी की ऑनर्स इक्विटी में चेंज आ रहा है, तो जो इजाफा या कमी हो रही है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उस बेसिस पर डिसीजन कर सकें कि क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस एंटिटी में रिटेन रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। अब अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स के साथ कंपैरिजन करें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक एंटिटी की, जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस के बारे में बता रही होती है, एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी को। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बता रही होती है कि एक एंटिटी ने कितनी इनकम जनरेट की है, उसके अगेंस्ट उसके कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, कितनी लाइबिलिटीज जो उसने इनकर की हैं उसके अगेंस्ट वो क्या अर्न कर सकी है। लेकिन ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने उनके ऊपर क्या इफेक्ट डाला है। अब एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वैसे स्ट्रांग हो गई है लेकिन शेयर होल्डर्स की वेल्थ में अगर इजाफा नहीं हुआ तो ये उनके लिए थोड़ी सी आप कह लें कि डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ होगी। तो शेयर होल्डर्स इस बात में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस है रही है ड्यूरिंग द ईयर, उसने उनके इंटरेस्ट को, उनकी वेल्थ को कैसे इफेक्ट किया, और ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रिफ्लेक्ट होता है। सो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से जो खासतौर पे शेयर होल्डर्स हैं उनको पता चलता है कि बिजनेस के ऑपरेशंस का और जो उससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसका उन ऑनर्स की वेल्थ जो उन्होंने उस बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और जब वो इस बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो वो इस बेस पर ये फैसला कर सकते हैं कि फ्यूचर में उनका एक्शन इस एंटिटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए। वंस अगेन कि क्या वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, रिटेन करें, या उसको कम करें या इवन ख़त्म करें। अब हम रिक्वायरमेंट ऑफ IS-1 की बात करेंगे। इसमें पैरा 106 ऑफ IS-1 को हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं।
तो एक तो जो पैरा 10 है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिस्ट में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बताई हुई है, उसके बाद 106 में उसका रेफरेंस है कि एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, और कंसोलिडेशन अगर बना रहे होंगे तो पेरेंट का शेयर सेपरेट और एनसीआई का शेयर जो है वो सेपरेट प्रेजेंट करना होता है। तो जब अगर आप अभी कंसोलिडेशन का टॉपिक आपके सिलेबस का जब तक हिस्सा नहीं है तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का मतलब सिंपली फॉर यू वुड बी प्रॉफिट एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, जैसे गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो उसको आप जो है बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, द इफेक्ट्स ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद IAS 8। बेसिकली जब एक एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करती है तो उसे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं अंडर IAS 8। और इसी तरीके से जब एक एंटिटी प्रायर पीरियड एरर्स को करेक्ट करती है और उसका इफेक्ट ओपनिंग कंपोनेंट ऑफ इक्विटी पर आता है तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। तो ये IAS 8 के मुताबिक अप्लाई होते हैं। IAS 8 इनिशियल लेवल पर जो है एग्जामिनेबल नहीं है, तो ये भी बाद में अफेक्ट करेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को। उसको जहन में थोड़ा सा रख लें, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन आपको इनिशियल लेवल पर अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। फिर फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, अब कंपोनेंट ऑफ इक्विटी से क्या मुराद है, जैसे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो उसकी एक रिकंसिलेशन बनानी है आपने बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस तक की मूवमेंट बेसिकली शो करनी है, जिसमें आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे चेंजेस। खासतौर पे कौन से चेंजेस बताने हैं, जो प्रॉफिट और लॉस की वजह से राइज होते हैं, जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की वजह से राइज होते हैं, और जो ट्रांजेक्शन विद ऑनर इन देयर कैपेसिटी एज ऑनर राइज होते हैं, जिसमें आपने सेपरेटली शो करना है कंट्रीब्यूशन बाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर। कंट्रीब्यूशन बाय से क्या मुराद है? कंट्रीब्यूशन बाय से मुराद है जिस तरह से इशू ऑफ शेयर होता है तो ये कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर्स होती है टुवर्ड्स द एंटिटी। और डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स, जब एक एंटिटी डिविडेंड पे करती है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है अपने ऑनर्स में। तो कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनको सेपरेट शो करना है, यानी इशू ऑफ शेयर्स को और डिविडेंड को भी आप सेपरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं, तो वो फॉर्मेट अगर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का, ये एक स्पेसिमेन फॉर्मेट है जो कि हमने कैफ 5 FR1 लेवल के लिए अभी बनाया है। अब इसमें जो बेसिकली लेकिन कैफ 7 के जो दो इफेक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ताकि बाद में जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये आइडिया हो कि ये सिर्फ दो चीज़ें चेंज होती हैं और बाकी सब कुछ सेम होता है। सो हम यहाँ पे जो कॉलम्स बना रहे हैं वो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग के हैं, जो टिपिकली यू कैन से दैट ऑलमोस्ट जो बेसिक लेवल है कैफ का उस लेवल पर ये तमाम रेलिवेंट आइटम्स को कवर करता है। तो सबसे पहले बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आप ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारा ईयर 2021 है, 1 जनवरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मेंशन कर देंगे। फिर IAS 8 की रिफ्लेक्शन आती है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लेना हो तो वो आप ले लेते हैं, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर लेना हो तो वो ले लेते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस स्टेज पर कवर होगा जब आप IAS 8 पढ़ेंगे। तो इससे हमारे पास बैलेंस आ जाता है जो रीस्टेटेड बैलेंस कहलाता है, क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ चेंजेस और करेक्शंस हमने करना होता है वो हो जाता है। अब इसके बाद जो है हमारी रूटीन की या बेसिक लेवल की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शुरू होती है, जिसमें अगर एक एंटिटी ने बोनस शेयर इशू किए हैं तो क्या होगा। अब बोनस शेयर इशू जो है उससे आपका शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है और रिजर्व्स कम हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्व से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो 30 से शेयर कैपिटल बढ़ा है वो 20 से शेयर प्रीमियम की तरफ से आया है और 10 का रिटेन अर्निंग की तरफ से आया। राइट इशू से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम यूजुअली बढ़ जाता है, कैपिटल तो लाजमी बढ़ता है, प्रीमियम भी बढ़ जाता है। और एक कॉलम हमारा जो टोटल का है उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर, खासतौर पर अगर प्रीमियम पर हो तो इसका इम्पैक्ट शेयर कैपिटल पर, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व पर और रिटेन अर्निंग यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व पे पड़ता है, समटाइम जनरल रिजर्व पे भी पड़ सकता है। सो ये भी एक रिफ्लेक्ट होगा। फिर डिविडेंड की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग कम हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमने पे कर दिए होते हैं। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की वजह से हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग इनमें इजाफा हो जाता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर जैसे हमने रिटेन अर्निंग से किया है तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी और जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर या डिस्पोजल पे जो ट्रांसफर अंडर IAS 16 और 38 किया जाता है तो उससे रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट
रिटर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं जो अभी आपको आइडिया में भी ना हो रहा हो, कि लाइक बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये जो अमाउंट्स यहाँ पे ली गई हैं ये कैसे ली गई हैं, डिविडेंड को किस डेट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी तरीके से राइट इशू जो है उसके लिए हम शेयर्स की और शेयर प्रीमियम की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, और बोनस इशू जो है वो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, और बोनस इशू को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर डिविडेंड में टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि इंटरिम डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड क्या है। ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे, जिसका टाइटल होगा टर्मिनोलॉजी एंड ट्रीटमेंट, और उसके अंदर हम हर आइटम की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और फिर उसकी ट्रीटमेंट को दो एंगल से डिस्कस करेंगे कि उसकी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या पास होती है, और उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। सो उस सेकंड वीडियो के साथ होपफुली आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।